Hello students. Today we are going to start our next topic in the friction. Okay. So before we starting the next topic in the friction, let us take a brief preview on the previous lecture. So in the earlier lecture we have studied about what is the friction, that it will be the opposite force of the we will in the motion. Okay. एक टाइप का एक ऑपोजिट मोशन ऑपोजिट फोर्स जो है वो मोशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं. Then we have discussed about the types of friction. So generally types of friction are static friction, sliding friction and rolling friction. तो हमने देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पर लगता है, तो जहाँ पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई जो है चीज वो अगर लग रही है, अगर मोशन कर रही है, तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट को हिलने नहीं देगा. ओके, उसको मोशन नहीं करवाने देगा. उसके बाद हम लोगों ने देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में. सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जहां पर कोई चीज स्लाइड हो रही होती है वहां पर मोस्ट ऑफली इस तरह का जो फ्रिक्शन है हमको कहाँ देखने को मिलता है, ढलान के ऊपर देखने को मिलता है. देन वी हैव सीन अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन. तो जो जनरली रोलिंग फ्रिक्शन है वो कहाँ पर लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशन कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है रोटेशन में, तब जाकर वहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, तब जाकर वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लगता है. After that, we have discussed about the definitions for static friction, sliding friction and rolling friction. तो generally static friction जो है वो मैंने बोला वैसे it keeps an object at the rest from the moving. तो वो motion करने से क्या करवा देता है, हमेशा उसको वहीं पर रखता है. उसके बाद देखा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में. ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट्स द मोशन. ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है. तो जनरली इफ यू रोल अ बॉल along the floor or ground, it will slow down and stop even through the no apparent force is being applied to it. The ball slows down and stops because of the friction. तो जनरली बॉल जो है वो रोटेशन करते करते रुक जाता है, या फिर वहां पर ही ठहर जाता है, तो या फिर स्लो डाउन हो जाता है. तो बेसिकली उसका जो रीज़न है वो क्या है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एप्लीकेबल होता है. इस वजह से हम फ्रिक्शन की वजह से और क्या क्या होता है, तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं. ओके, फ्रिक्शन की वजह से, और वहां से आग जो है वो जनरेट कर सकते हैं. देन कार जो है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार की ब्रेक्स पुश आउट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं. वरना तो क्या होता कि अगर फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं तो हम ब्रेक लगा के भी क्या करते रहते, स्लाइडिंग करते रहते, तो फिर कार जो है वो कभी रुकती नहीं, तो फिर आगे जाके एक्सीडेंट होने की भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती. सो दैट इज वाई द फ्रिक्शन फोर्स इज मोस्ट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ओके, डिपेंडिंग ऑफ फ्रिक्शन. जनरली फ्रिक्शन जो है वो कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है. सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, ये हमारा आज का नया टॉपिक है, डिपेंडिंग ऑफ फ्रिक्शन. यानी कि फ्रिक्शन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है. सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस इन द कॉन्टेक्ट. ओके, तो दोनों सरफेस के ऊपर, एक तो पहले तो फ्रिक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ऑब्जेक्ट का जो शेप होगा, और ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, और साथ ही साथ सरफेस के ऊपर डिपेंड. सरफेस यानी कि फिर दोनों की सरफेस आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की भी सरफेस आ जाएगी, और जिस लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है उसकी भी सरफेस जो है वो आ जाएगी. उसी तरह से हमारा शेप जो है, वो शेप का भी जो है वो फैक्टर बहुत ही मैटर करता है फ्रिक्शन के अंदर. ओके, तो ये दो टाइप्स के फिनोमेना है. सरफेस यानी कि अगर मान लो कि इफ द आइस लेयर, ओके, अगर यहाँ पर आइस की जगह पर मैं सैंड का लेयर रख दूंगा, ये लेयर ऑफ वाटर है या तो फिर लेयर ऑफ आइस है, उसकी जगह पर अगर मैं लेयर ऑफ सैंड रख दूंगा, तो क्या ये जो प्लक है आइस हॉकी का, वो इतना ही मोशन करेगा. एक एक यहाँ से मैं अगर हॉकी स्टिक से इसको मोशन करवाऊंगा, यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा हॉकी स्टिक से, अगर इसको मारूंगा, तो क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से ये जितना आइस के ऊपर मोशन कर रहा है, क्या उतना ही मोशन वो सैंड के ऊपर कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो इतना मोशन नहीं कर पाएगा. जितना वो आइस के ऊपर मोशन कर पाता है उतना मैं सैंड के ऊपर उसका मोशन नहीं करवा पाऊंगा. सो दैट इज हाउ द फ्रिक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन द सरफेसिस, कि भाई दोनों की सरफेस,
अगर उसी तरह से मैं ये ऑब्जेक्ट जो है उसका जो सरफेस है वो भी चेंज कर डालूंगा, ये ऑब्जेक्ट की सरफेस को भी चेंज कर डालूंगा, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, मोशन में आने का फायदा हो जाएगा, या तो फिर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम लगेगा। तो उस तरह से दोनों सरफेसेस जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट की भी और ये जो लेयर होगा जिसके ऊपर मेरे को मोशन करवाना है वैसी। ये वैसी ही बात हो गई जैसे कि हम लोग एक जगह पर, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो एक रास्ता जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक रास्ता जो है वो ऐसे उटपटांग वाला है। ओके, तो अगर मैं सीधे रास्ते से जाऊंगा अच्छी गाड़ी लेकर तो मैं इजीली रोटेशन कर पाऊंगा, और उसी तरह से मैं यहाँ से जाऊंगा तो थोड़ी सी मेरे को देर लगेगी। लेकिन सोचो कि एक रास्ता जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर मैं गाड़ी जो है वो खराब लेके निकला हूँ, तो क्या होगा, मैं स्लोली रोटेशन कर पाऊंगा यहाँ पर, स्लोली रोटेशन कर पाऊंगा। और यहाँ पर फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, अगर मैं कितना भी रास्ता खराब हो और कितनी भी अच्छी मैं गाड़ी लेके निकलूंगा तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो इस तरह से जो है वो फ्रिक्शन दोनों लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रास्ता चाहे कितना भी अच्छा हो, एक तो गाड़ी भी अच्छी चाहिए और हम लोगों को रास्ता भी अच्छा चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर फ्रिक्शन फोर्स को अगर कम करना है तो दोनों में से किसी एक सरफेस को क्या होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। ओके, when the hockey puck slides on the ice, a thin layer of water between the rubber and the ice allows the puck to slide easily. तो जब हॉकी पक जो है वो स्लाइड करती है आइस के ऊपर, तो क्या होता है, a thin layer of water between the rubber and the ice allows the puck to slide easily। तो यहाँ पर देखो ये लेयर ऑफ वाटर जो आपको दिख रहा है वो क्या करवाता है, हेल्प करवाता है इसको रोटेशन करने के लिए, मोशन करवाने के लिए। ओके, जब भी हम लोग इसको हॉकी से क्या करेंगे, मारेंगे, तो क्या होगा, ये यहाँ से वाटर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मोशन होगा इसका स्पीड के अंदर। ओके, सो मैंने बताया वैसे ही दो चीजें जो है, अगर मान लो कि फिर इसका जो शेप है वो भी सर्कल की जगह अगर स्क्वायर हो जाता, स्क्वायर शेप हो जाता, हॉकी पक का जो हमारा शेप है वो इस तरह से कुछ होती, तो क्या करवा पाते हम लोग, इसका इसका जितना मोशन होगा, क्या इतना ही मोशन इसका होगा? जी नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इतना मोशन इसका होगा नहीं जितना सर्कल शेप का होगा। तो सर शेप जो है ऑब्जेक्ट का वो भी डिपेंडेंट होता है फ्रिक्शन के लिए। अब फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्शन। ओके, so friction depends on the material's properties such as the roughness, how clean the surface are and the other factors। ये मतलब जो पिछले वाला टॉपिक था उसी को एक्सपांड किया गया है इधर, कि भाई जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन को वो कौन से इफेक्ट कर रहे हैं। जनरली फ्रिक्शन जो है वो उसके ऊपर रफनेस डिपेंड, फ्रिक्शन जो है वो रफनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, सरफेस कितनी क्लीन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और अदर फैक्टर्स में शेप आ जाएगा, साइज आ जाएगी। ओके, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी। सो दो फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है कि नेचर ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टेक्ट, नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि हमारी सरफेस कितनी स्मूथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाउ हार्ड द सरफेस इज प्रेस टूगेदर, यानी कि सरफेस के ऊपर हम लोग दो ऑब्जेक्ट को किस तरह से प्रेस कर रहे हैं या तो फिर मोशन करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड। फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ सरफेस एंड फ्रिक्शन इज मोर ऑन द रफ सरफेस। ये वही बात होगी जो हम लोग रास्ते वाली बात कर रहे थे ना, कि एक रास्ता सीधा है एक रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो क्या होगा उसके ऊपर हमारा जनरली जो है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कम लगेगा। ओके, और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा लगेगा। ओके, तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट जो था वही हम लोग यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, एक्सपांड किया है यहाँ पर। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि ऑन विच फैक्टर्स द फ्रिक्शन फोर्स आर डिपेंड ऑन, then you can write the 2 points, the nature of the surface in the contact and how hard the surface is pressed together. Also you can write the size of the ऑब्जेक्ट, ओके, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लिख सकते हो। ओके, तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ, ये वाला, हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट्स मोशन। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑन विच फैक्टर
the friction will depend on. ओके, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होने की वजह क्या है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन होने की सबसे पहली वजह यह है कि भाई ये जो दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग सिस्टम हो जाता है। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम हो क्यों जाता है? तो उसकी वजह है रफ सरफेसेस। ओके, अगर रफ सरफेसिस दोनों की है तो उसकी वजह से क्या होगा? इरेग्युलरिटीज होगी। इरेग्युलरिटीज होगी मतलब क्या होगा कि उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जनरेट होगा, जो क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जनरेट होगा वो जनरली ओपोज करेगा फ्रिक्शन का, एंड दैट इज वाई द फ्रिक्शन विल बिगिन टू डू इट्स वर्क। ओके, उसके बाद जो है फ्रिक्शन होना स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेग्युलरिटीज। इरेग्युलरिटीज मतलब सरफेस जो है वो अगर अलग अलग होगी, या तो एक सरफेस जो है वो स्मूथ होगी या एक सरफेस जो है वो रफ होगी, इसकी वजह से उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इस वजह से वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जनरेट होगा। सो दैट विल बी द मेन रीजन कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द interlocking of irregularities of two surfaces in contact। ये important points है। Smooth surfaces have minute irregularities between the two surfaces. Rough surfaces have larger irregularities between the two surfaces। तो स्मूथ सरफेस की क्या होगा कि भाई बहुत ही कम इरेग्युलरिटीज होगी, यानी कि एक सरफेस सीधी होगी तो दूसरी सरफेस भी उसके ऊपर सीधी आएगी। जबकि रफ सरफेसिस के अंदर क्या हो जाएगा कि रफ सरफेसिस के अंदर एक जो सरफेस होगी वो इस तरह से होगी, और उसके ऊपर दूसरी हम लोग जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं उसका भी जो है वो इस तरह से होगा। तो इसकी वजह से जो मोशन है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेसिस आर रफ। ओके, यहाँ पर देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेसिस आर रफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, आप ये स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। ओके, बहुत ही इजी पॉइंट है, और ये फिगर जो है यहाँ पर डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया है, वही है कि ये दो सरफेसिस है, उसमें देखो यहाँ पर कि एक जो ऊपर वाला सरफेस है, अगर हम इसको जूम इन करें, यहाँ से जूम करें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक सरफेस जो है वो इतनी देखो रफ है, वैसे ही सेम जो दूसरी सरफेसिस है वो भी इतनी रफ है। सो दैट विल बी द मेन रीजन फॉर इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख सकते हो आज का, व्हाट कॉजेज द फ्रिक्शन। ओके, रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम लोगों को फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करना है तो हम कैसे कर पाएंगे? सो आज हम बेसिक सिर्फ डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि क्या कर पाएंगे हम लोग, कि भाई जब भी हम लोगों को अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं। जनरली हम लोग दो सरफेसिस के बीच में जो रफ सरफेसिस होती है उसके बीच में जो इरेग्युलरिटीज होती है, अगर वो इरेग्युलरिटीज को मैं कैसे भी करके रिमूव करूँ, या तो कैसे भी करके मैं उसको रिड्यूस करूँ, तो रिड्यूस करने के लिए मैं जो तरीके इस्तेमाल करूंगा वो इरेग्युलरिटी सरफेसिस की जो है उसको मैं रिड्यूस करने के लिए जो रास्ते का इस्तेमाल करूंगा, देन आई कैन रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, और ही तभी ही जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर सकता हूँ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट्स द मोशन। तो यहाँ पर है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ से, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है सारी जगहों पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मोशन को किस तरह से अफेक्ट करता है, दैट विल बी द मेन पॉइंट्स ऑफ इट। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हो वो। सेकेंड पॉइंट है ऑन विच फैक्टर द फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन। तो वो यहाँ पर है कि फ्रिक्शन जो है जनरली दो चीज़ों के ऊपर मेनली डिपेंडेंट है, साथ ही साथ रफनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्लीननेस ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, साइज शेप ये सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंडेंट है फ्रिक्शन। ओके, और लास्ट वाला जो है व्हाट कॉजेज द फ्रिक्शन, सो दैट विल बी द मेन पॉइंट। ओके, कि भाई फ्रिक्शन जो है वो किस वजह से जनरेट होता है, तो इरेग्युलरिटीज ऑफ द सरफेस की वजह से जो है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है जनरेट होता है।
Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.